हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा 16th डे है, 16वां दिन 75 हार्ड डे चैलेंज का। आज हम 16th डे कंटिन्यू कर रहे हैं। 16th डे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आज एंड हो जाएगा, लास्ट लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक का। 1 से लेके 4 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आज लास्ट लेक्चर के बाद अपन कल से एपी भी स्टार्ट करेंगे, तो अपने को पता ही है, ठीक है। तो आज दरअसल ये बात करनी थी कि वो सभी लोग ना जो 16 डे तक कंटिन्यू किए हैं, उन लोगों का ऑलमोस्ट आप देखना सारी चीज ऑलमोस्ट हो रखी होगी। आप लोग बीच में स्किप मत करना, है ना। मैं अगर फिर से चीज बता रहा हूँ क्योंकि है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जितना मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को ये होता है स्टूडेंट लाइफ में कि हम स्टार्ट तो करते हैं, मैंने पहले दिन ही बताया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वो दिक्कत होगी। शायद 16 डे तक आते आते बहुत से लोगों ने, है ना, सांसें कहते हैं ना, दम तोड़ दिया होगा। तो बहुत से लोग ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं, है ना। बहुत से लोग ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं, बहुत से लोग क्विट करने की सोच रहे हैं और कितना भी क्विट करेंगे भी। तो उन सभी लोगों के बारे में मेरे को जानना है ना, जो लोग जो है 75 डेज तक टिकने वाले हैं, या फिर जिनके मन में ये विश्वास है कि हाँ हाँ सर हम टिकेंगे। तो वो सभी लोग जो आज तक बने हुए हैं, एक बार डेफिनेटली मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में एक बार डेफिनेटली बताएं कि हाँ सर हम आज तक हैं और आगे भी रहेंगे। देखते हैं कितने लोग अपने पास ऐसे टिके हुए रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज एज यूजुअल हमारा जो है 16th लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक का जैसे हमने चैप्टर खत्म कर दिया, आज हम एक आध कुछ वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उन सवालों को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है क्या? तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना, सभी चीज को नोट करते रहना, है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आज मैं बता दूंगा आपको। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 बोल के। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सवाल। हमारे पास पहला सवाल है सर, आपको रूट्स फाइंड आउट करने आना चाहिए ना। हमारे पास देखो पहला सवाल ये दे रखा है, फाइंड द, आपको रूट्स फाइंड करना बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसके रूट्स निकालने के मैं आपको तरीके बता देता हूं, कितने तरीके से आप निकाल सकते हो। जो पहला तो अपने को फैक्टराइज करना आना चाहिए ना, तो हम करेंगे x का स्क्वायर और प्लस 20। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी सिखा दिया था, फैक्टराइजेशन। अब बात यह है कि बीच वाले टर्म को आपको स्प्लिट करना है, वो स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए। कैसे होगी? आपको बताया था कि बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि वापस जोड़ने पे यही नंबर है, यानी -9, है ना। मतलब मान लो कि मैं दो नंबर p और q में तोड़ रहा हूं, है ना, p और q, तो इनको जोड़ने पे वापस -9 ही आना चाहिए। सर ऐसे तो बहुत नंबर है, बिल्कुल सही, बहुत नंबर आएंगे ना जिनको जोड़ने पे 9 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। -10 में 1 जोड़ूंगा तब भी -9 है, -3 में -6 जोड़ूंगा तब भी -9 है। तो हम नंबर लेंगे कौन सा, ये एक सवाल रहता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने क्या करना था, पहला वाला नंबर जो कि 1 है, x स्क्वायर का नंबर कौन सा है, 1 into 20 कितना आ रहा है, 1 into 20 20 आ जाएगा। ऐसे नंबर आपको लेने हैं जिन्हें जोड़ने पे -9 है, और मल्टीप्लाई अगर आप उन्हीं नंबर को करो तो आपको 1 into 20 यानी आपको 20 मिले। अब सोचिए ऐसे कितने नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है ना। तो आपको सबसे समझ आएगा 4 और 5 है ना, इतना तो अपन पढ़ चुके हैं यार, 4 और 5, और 4 और 5 को जोड़ने पे 9 भी आता है, लेकिन दोनों आंसर -9 है, तो हमें -4 और -5 लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, -4x -5x और ये +20। अब इन दोनों का बंटवारा कर दीजिए, दो को ऐसे ऐसे। अब देखो दोनों में x है, x में बाहर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 2x में से 1x निकाल लिया, क्या बचेगा, 1x बचेगा, माइनस का साइन। 4x में से x बाहर निकल गया, 4 अंदर रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी -5, ये 5 into x है, ये 5 into 4 है, ढंग से देखो तो ये 5 into 4 नजर आएगा तुम्हें। तो 5 बाहर कॉमन ले लो, तो हमने क्या किया, -5 को बाहर कॉमन ले लिया हमने। +5 क्यों नहीं लिखा, देखो +5 इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आपको जब फैक्टराइज आप करते हो तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो नंबर आता है ना x-4, ये नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए x-4। समझ आ रही क्या? एग्जैक्ट सेम, कुछ बदलाव नहीं, कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, हर बार आएगा। अगर नहीं आ रहा आपका सवाल गलत है। तो यहाँ x-4 तो यहाँ पे भी x-4 चाहिए। अब समझो यहाँ पे साइन तो प्लस का है, मान लो अगर मैं यहाँ पे प्लस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x+4 आएगा ना। अब मुझे अंदर x-4 चाहिए, तो जब भी आपको साइन बदलना हो, माइनस को प्लस करना हो, प्लस को माइनस करना हो, तो आप माइनस साइन बाहर कॉमन लो, माइनस साइन बाहर लेने से देखो ये माइनस हमने बाहर ले लिया, तो जो -5 हो क्या हो जाएगा, +5, यहाँ पे केवल x बचेगा, और जो प्लस वाला है वो इसकी वजह से माइनस जाएगा, और 5 हो जाता अंदर 4 बचा। अब हो गया आपका सेम सेम। अब देखो दोनों में x-4 आ रहा है, इसमें भी x-4, इसमें भी, अगेन x-4 को हम कॉमन ले लेंगे, तो x-4 को कॉमन लेते ही आपको मिलेगा x-5
5 और इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स आगे क्या होंगे, देखो यहां से आपको ये चीज सोचना है कि दो नंबर है, दो अलग अलग नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आए तो हमारी बुद्धि क्या कहती है, दो में से कोई एक 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग करने पे तो 0 आता है। हमने पढ़ा ना 0 इंटू एनी लफड़ा इज इक्वल टू 0। 0 में तो कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई कर दो आंसर 0 आने वाला है। तो या तो ये नंबर 0 होगा, है ना, या तो ये वाला 0 होगा, या तो दोनों के दोनों ही 0 होंगे ना, क्योंकि 0 इंटू 0 भी तो 0 आता है। तो अगर यहां से मान चलेंगे इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 देन x की गणित जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और अगर x माइनस 5 0 के इक्वल हुआ तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आपके दो आंसर है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5। ये आपको एग्जैक्ट आना चाहिए, एग्जैक्ट मेथड है ये, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आप भाई ये ना मेथड 1 लिख देना, मेथड 1। दूसरा हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है मैंने बताया था, पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। अब b a b c d क्या होता है सर, d यानी डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D, b मतलब इसका पहले वाले को हम a कहते हैं, दूसरे वाले को b कहते हैं, इसको हम c कहते हैं। पहला दूसरा तीसरा याद मत रखो, x स्क्वायर के आगे वाले नंबर को a कहेंगे, x के आगे वाले नंबर को b कहेंगे, और पीछे बचा बचा जितना भी रह जाएगा ना कांस्टेंट जिसमें कोई x ना आता हो उसको हम c कहेंगे। क्लियर। तो इसमें b हमें दिख रहा है -9, a हमें कितना दिख रहा है 1 और c कितना दिख रहा है 20। तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -9 एंड c इज इक्वल टू 20। बहुत ही डिटेल्ड में आपको क्वेश्चंस करवाया जा रहा है, ठीक है। इवन अगर आपने लेक्चर्स ना भी अटेंड करे हो ना, आपने अगर मान लो क्वाड्रेटिक ढंग से पहली बार पढ़ा हो और आप डायरेक्टली उसके लास्ट लेक्चर पे आ रहे हो सिर्फ क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज करने यहाँ पे ना, तब भी आपको चीज समझ में आएगी ना, बहुत चीज समझ में आएगी। अब क्या करो, वैल्यू रख दो, b का स्क्वायर b यानी -9, तो यहाँ रखो 9 -9 और इसका कर दो स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह रखेंगे अपन 1 और c की जगह अपन रखेंगे 20। तो देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, -9 का स्क्वायर भी 81 आ जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 और 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा 80। अब 81 माइनस 80 कितना आता है 1। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल गया 1। क्लियर। अब लगाओ फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, अल्फा इज इक्वल टू होता है -b प्लस √d अपॉन में 2a, और बीटा होता है -b माइनस √d अपॉन में 2a। अगर आपको ये उटपटांग लग रहा हो तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। 10वीं क्लास का सबसे खतरनाक दिखने वाला फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को हमने चेंज किया ना, x इज इक्वल टू माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार हम यहाँ पे प्लस लेंगे और एक बार में हम यहाँ पे माइनस लेंगे। और b स्क्वायर माइनस 4ac तो d का फॉर्मूला होता है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मैंने यहाँ पे d रख दिया, तो ये √d हो जाएगा, √d, और ये भी क्या हो जाएगा √d, और नीचे तो 2a दोनों में सेम है। तो ये फॉर्मूला कोई नई से नहीं है, अल्फा बीटा ना, ये इसी से हमने निकाला हुआ है। क्लियर। चलो तो इसको अपन पहले मिटा भी देते हैं। डस्टर ये रहा अपने पास, डस्टर तो नहीं है, पोछा है ये, पोछा मतलब बोर्ड का पोछा, पोछा मारने वाला पोछा नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तो अब रखो b, माइनस b रखना है, तो पहले माइनस का साइन लगा दूं मैं, और b की वैल्यू खुद माइनस में, तो यानी माइनस 2 बार आ जाएगा, ध्यान रखना, प्लस √d। भैया जी d की वैल्यू हम निकाले रहे 1, तो यहाँ रख दो 1, और प्लस क्या करेंगे सर 2 इंटू a, 2 इंटू a की जगह पे कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस 9, प्लस और √1 होता है 1 और डिवाइड बाई 2, तो 9 प्लस 1 हो गया 10, और 10 बटे 2 करोगे तो काट के ही आ जाएगा 5, यानी आपका अल्फा एक आंसर 5 आ रहा है, सही है। दूसरा जब आप निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह फिर रखेंगे -9, माइनस √1 अपॉन में 2 इंटू 1, है ना, सबकी वैल्यू रख दिया अपन ने। तो माइनस माइनस प्लस 9, देखो बदलाव कुछ नहीं होगा, जो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपने 9 + 1 किया, तो यहाँ पे आपको 9 - 1 करना होगा। तो आप डायरेक्टली एक बार में कर सकते हो वैसे तो, 9 - 1 अपॉन में 2 1 2, ये हो जाएगा 8 बटे 2, और ये 2 ने 8 को मार दिया, कितनी बार है 4 बार में ना, तो आ गया आपका आंसर 4। ये आपका बीटा आ गया 4, अल्फा आ गया 5, बीटा आ गया 4। ऐसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स निकाल सकते हो, आइदर बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ज्यादा अंग्रेजी झाड़ दी सर आपने। चलो ये मिटा दो, मिटा ही दूंगा मैं, तुम बोलने थोड़ी आओगे कि सर मिटा दीजिए, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं अपन। अगला सवाल क्या अपने पास, अगला सवाल है इफ 1 - p इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ ये सवाल बिल्कुल जो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। आपको कुछ और बता देता हूं मैं। हाँ देखिए ये सवाल जो है आपको एग्जैक्ट, कल ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था,
द वैल्यू ऑफ के, है ना, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। आपको बता रखा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। अब इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने का मतलब मैंने आपको कल ही पढ़ाया था नेचर ऑफ रूट्स में कि भैया जी इक्वेशन के रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है 0। मतलब अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, सरल भाषा में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। डिस्क्रिमिनेंट मत 0 मतलब हो गया आपका b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई? एक बार दोबारा से अपन समझा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखना, पूरी बात समझ में आएगी आपको। हमारे पास सवाल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, और बताया है कि इसके दोनों के दोनों रूट्स इक्वल है। तो आप बताइए कि इसमें के की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे सवालों का करने का तरीका होता है जब आपको दोनों रूट्स इक्वल आए, मतलब आपकी डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0, मतलब यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac को लात मारो इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 4ac। आप सभी वैल्यूज आप बस यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब बाद में आप ये दिक्कत और क्या आएगी, दिक्कत ये है कि आपका जो क्वाड्रेटिक है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके आना पड़ेगा। अब ये सर कैसे करेंगे अपन, देखो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, देखो ध्यान से, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर रहेगा प्लस 2k प्लस 1 ऑलमोस्ट है चलेगा ना। आप एक काम करो, मल्टीप्लाई मत करो, इसको इसी फॉर्म में रहने दो, मत करो, कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, ऐसे ही रहने दीजिए आप, और ज्यादा ना वो थोड़ा खतरनाक देगा ना, आपके वैसे चल जाएगा। देखो x के आगे वाले नंबर को तो समझ ना, ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा क्या आएगा b, x के आगे, x स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा a, और ये एंड में जो बचा हुआ आपका c हो जाएगा। मैं वैल्यू लिख देता, काम करता हूँ, ये कर लेते हैं अपन। a की जगह अपन रखेंगे 1, b की जगह क्या रखेंगे अपन 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, और c की जगह क्या लिखेंगे अपन k स्क्वायर। अब रखना स्टार्ट करो, b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे अपन 1, और सी की जगह क्या रखेंगे अपन के स्क्वायर। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसका याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 के हो जाएगा इज इक्वल टू 4 1 जा 4 और इंटू के स्क्वायर यानी होगा 4k स्क्वायर। देखो अब सबसे पहली हरकत आप ये कर सकते हो कि आप 4 से 4 निपटा सकते हो, सबसे पहला काम, समझ गए। अब आगे क्या बचेगा के स्क्वायर, देखो आप के स्क्वायर से के स्क्वायर को भी निपटा सकते हो, समझे। अब आगे क्या बच रहा है सर, यहां बच रहा है 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, या कुछ नहीं बचा ना, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, k इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2। इतने आसानी से, जिन लोगों को ये कैलकुलेशन ना समझ में आ रही है, देखो उनके लिए मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। क्या करना है आपको, आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले तो ना, तो क्या हो जाएगा ये 4k स्क्वायर, 4 1 जा कितना आ जाएगा 4, और 4 2 जा कितना आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा, 4k स्क्वायर को यहाँ लेके आके माइनस करो, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्या बचा 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0, यहाँ से 8k इज इक्वल टू के प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा -4, तो k इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 8, 4 1 जा 4 2 जा यानी 1/2, तो -1/2 वहां से भी आएगा। आप ये भी कर सकते हो ना, मैंने डायरेक्टली इसको काटा, जिनको ना समझना वो लोग ये स्टेप फॉलो कर लें। क्लियर है क्या? मैंने ऑलरेडी बताया था इस टाइप के सवाल जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं सर, बहुत मतलब कितना, इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है कर लेना। ये d इज इक्वल टू 0 ना, रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है ना, ये सवाल रिपीट करता है बहुत बार, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया। क्लियर है क्या सर? ठीक है सर, और बता दो सर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, एक आधे इंपॉर्टेंट सवाल है ना, तो कुछ अपन इंपॉर्टेंट सवाल अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में भी अपने को करना है। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, इतना ना, इतना इस टाइप के सवालों के लिए है ना इनफ रहेगा, ठीक है। एक सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, ये तो अपन निकाल लेंगे। डिस्टिंक्ट रूट निकालने के तरीके क्या है, आप जो डायरेक्टली ना डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया तो रूट्स इसके डिस्टिंक्ट आ जाएंगे, 0 से छोटा आया तो नो रियल रूट्स, और 0 के इक्वल आया तो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। चलो अब एक वर्ड प्रॉब्लम अपन लेते हैं जो आपने एनसीईआरटी का ये, और है ना बहुत बार वो चीज पूछी भी गई है सर। तो क्या है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, चलो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स
a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed बताया गया कि एक ट्रेन है जिसकी एक स्पीड फिक्स है यूनिफॉर्म, उस स्पीड से वो जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी तय करती है। आगे बताइए सर, आगे क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन is reduced, है ना, if the speed of the train is 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मान लो कि अगर उसकी स्पीड जो है अपन ने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, कम कर दी, स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, रिड्यूस्ड बाय 8 है ना, 8 किलोमीटर कम कर दिया अपन ने, देन द टाइम टेकन then the train takes 3 hours more ना, आप ऐसे लिख दो, then the train takes 3 hours more to cover the same distance, अब ये सवाल को सर कैसे हल करना है, देखो सवाल एक बार ध्यान समझाना, समझ लेना, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डेली, इस टाइप के सवाल आते हैं, ध्यान रखना। हो सकता है ट्रेन की जगह तुम्हारे पास लारी घुसा दे, वो है ना, लारी चल रही है यहाँ पे, फिर हो सकता है ट्रक घुसा दे, हो सकता है ये कार लेके आ जाए, तो कार में सवाल में कार भी डाल सकते हैं, बैलगाड़ी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, सवाल है ना। तो तुम्हें ट्रेन वाला एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है अपने को, आप जरा लॉजिकली सोचिए, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड फिक्स है डेली की, किसी एक पर्टिकुलर डे किसी वजह की वजह से, है ना, किसी रीजन के कारण, है ना, उनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, कम हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर स्पीड में कम करूंगा तो समय तो ज्यादा लगेगा ना, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो तुम ट्यूशन आते हो, ट्यूशन तुम घर जाते हो, अब एक तो तुम ट्यूशन छुट्टी हो, तुम ट्यूशन डायरेक्टली घर गए, और एक है ट्यूशन तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम जो है दोस्तों के साथ घूमते घूमते मंदिर जाके, है ना, तुम थोड़ा पूजा पाठ में इतने संस्कारी हो, तुम मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बाद तुम घर जा रहे हो, तो ऑब्वियसली समय लगेगा आपको, और एक आप फटाफट निकल गए, फर्क है ना दोनों में एकदम। तो वही चीज है कि अगर आप स्पीड कम कर दोगे तो आपको समय ज्यादा लग जाएगा। अब इस तरह के सवाल करने का तरीका आपको क्या करना है सर, मान लीजिए लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, क्लियर। यूनिफॉर्म स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक। अब देखते हैं, द टाइम टेकन बाय ट्रेन इनिशियली मतलब पहले ट्रेन को कितना टाइम लगता था ट्रेवल करने में ना, तो टाइम क्या होता है सर, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 480, और अभी अभी तुमने माना कि उसकी स्पीड x थी, तो ये तुम्हारा टाइम 1 आ गया, इसको हमने मान लिया टाइम 1। अपन टाइम 2 कैलकुलेट करेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन आफ्टर स्पीड रिड्यूसिंग, आफ्टर द स्पीड इज रिड्यूस्ड, स्पीड कम करने के बाद कितना टाइम लगेगा, देखो डिस्टेंस 480, डिस्टेंस तो वही रहेगा, स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर कम की गई, यानी x माइनस 8 करना पड़ेगा आपको, स्पीड कम हो गया, और इसको आप मान लो टाइम 2। और जरा लॉजिकली सोचो आपका कौन सा टाइम ज्यादा होगा, टाइम 1 या टाइम 2, जिसमें स्पीड कम हो ज्यादा होगा, स्पीड किसमें कम है, इसमें कम है, यानी आपका टाइम 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर, इसमें लिखा हुआ है देन द ट्रेन टेक्स 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा ट्रेन टाइम लेगी, मतलब आपका टाइम 2 जो है टाइम 1 से 3 घंटे ज्यादा है। क्या इक्वेशन बनेगा सर, यहां से नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3, यानी 480 डिवाइड बाई x माइनस 8, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 480 डिवाइड बाई x, तो इसकी वैल्यू आएगी 3। हो गया, आसान था। अब यहां से क्या करना है सर, यहां से 480 को ले लो तुम कॉमन,
ठीक है, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में x माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन में x और इज इक्वल टू 3। 3 से निपट गया, 160 आ जाएगा यहाँ पे। एलसीएम ले लो, उधर क्या आ जाएगा x, इधर आएगा माइनस x माइनस 8 और अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या बच रहा है सर ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर बचेगा ना 160। डन। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो तो 160 इंटू एक्स और ये माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू में ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 8x। अब देखना ध्यान से, ये वाला x ये वाला x को मार देगा, बचा कितना 8। 160 इंटू 8 करोगे, आ जाएगा तुम्हारा 1280 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 8x। अब ये 1280 को साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x तो पहले से था, 1200 से जाके हो जाएगा माइनस 1280 और ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करने के लिए या तो तुम फैक्टराइज करोगे या तो तुम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एक तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया सर? चलो यहाँ पे हमारे पास कुछ जगह बची हुई है तो हम यहाँ पे भी एक दो सवाल अभी और करने वाले हैं, ठीक है, एक सवाल जितना हो पाए अपने से, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम अपन और ले लेते हैं, ठीक है सर, एक वर्ड प्रॉब्लम हम और ले लेते हैं। तो फटाफट से मैं बुक निकालता हूँ, आप तो एक बार देख लो, है ना। हमारे पास देखो एनसीईआरटी जो है आप एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, और साथ में अगर आप लेक्चर अटेंड कर लेते हो तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए है ना इनफ रहेगा, बहुत इनफ रहेगा कि आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाए अच्छे से ना, बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। चलो तो एक वर्ड प्रॉब्लम अपन और लेते हैं जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि आता भी है ना। तो देखो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम बहुत बार आया भी हुआ है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मैं सवाल शायद पूरा ना लिखूं, है ना, एक बार ट्राई करते हैं अपन। रोहन्स मदर, रोहन की मम्मी जो है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी उसे 26 साल बड़ी है। आगे क्या लिखा हुआ है सर? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। यानी रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है और बताया गया प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, उनके एजेस का मल्टीप्लाई कौन 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद उनकी जो उम्र आएगी दोनों की, उनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना दे रखा अपने को, वो दिया हुआ है 360। फ्रॉम नाउ विल बी 360। फाइंड है ना, फाइंड रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज कह लो, प्रेजेंट एज यानी अभी तत्काल में उसकी उम्र कितनी है, प्रेजेंट एज। अब करने का आसान तरीका बताऊंगा, एकदम आसानी से करना है आपको। रोहन की एज को, जो छोटा होता है ना, एज रिलेटेड प्रॉब्लम में जो सब छोटा हुआ जिसकी उम्र कम हुई ना, उसको आप मान लिया करो हमेशा। हम यहाँ पे रोहन छोटा मान लेंगे, लेट, आप पूरा लिख रहे हो ना, मैंने ऐसे लिख रहा हूँ रोहन्स एज। तो रोहन की उम्र मान ली एक्स, तो रोहन की माता जी जो है रोहन्स मॉम, रोहन्स मदर, हाँ वो कितनी हो जाएंगी, उससे 26 साल बड़ी है। तो रोहन अगर x है तो 26 ज्यादा कर दो, यानी x प्लस 26, बात खत्म। ये उनकी प्रेजेंट एज है, रोहन प्रेजेंट एज, और रोहन की मम्मी की भी प्रेजेंट एज ली हमने। अब आगे क्या बोला है, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। ये अभी मल्टीप्लाई कर दे, नहीं अभी नहीं करना है, कब करना है, ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद। तो रोहन आफ्टर 3 years ना, आफ्टर 3 years। अब 3 साल बाद जो रोहन है, रोहन की एज दोबारा लिख लेता हूं मैं, रोहन्स एज, अब ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, 3 साल बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। और उनकी माता जी की जो उम्र है, रोहन्स मदर, अब जरा समझना, x प्लस 26 था, अगर मैं इसमें प्लस 3 और कर दूं तो 26 प्लस 3 कितना, 29, यानी ये आ जाएगा आपका x प्लस 29। ये उनकी माता जी की उम्र हो गई, ठीक है, x प्लस 29। अब आपको क्या करना है, अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 360 आ रहा है ना, तो आप कर दो, यहां से आगे आपको x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 और इसको प्रोडक्ट करके आपको करना है 360। सॉल्व करो, x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 29 कितना आ जाएगा, 29x आ जाएगा। फिर देखो इसका काम हो, फिर 3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा, और 3 इंटू 29 करोगे आपका 87 आ जाएगा, और 360 को इस साइड लेकर जाओ, माइनस 360 हो जाएगा आपका।
इज इक्वल टू 0। अब 29 प्लस 3 कितना आ जाएगा 32, एक्स का स्क्वायर प्लस 32x और 87 माइनस 360 आप कर देना, ठीक है। इनको यहाँ पे करके माइनस में से कुछ आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0 कर देना ना, कर लेना माइनस, थोड़ा कुछ तो मेहनत करो। तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और जैसे क्वाड्रेटिक बनेगा आप इसके आगे इसको फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैंने आपको बता दी है ना। इसमें और भी कुछ टाइप अपन कवर करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, जब 5 चैप्टर हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम 1 to 5 का रिवीजन रखेंगे। रिवीजन मतलब एक लेक्चर में, है ना, वो एक मैराथन लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 पूरा करवा दूंगा पूरा। ये अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आगे से रस्सी अगर अपन बुनते चल रहे हैं तो पीछे से रस्सी खुलते ना जाए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको पूरा आगे अपन बढ़ते जाए और आप पीछे से एकदम पीछे होते जाओ। इसलिए जरूरी है कि हमने 1 2 3 4 5 अभी ताजा ताजा पढ़ा है और उसको हम भूलने से पहले जरूरी है कि हम 1 से लेकर 5 वापस एक बार रिवाइज करें। तो उसको भी हम 2-3 दिन का वक्त देंगे, एक दिन हम रिवीजन करेंगे, एक दिन हम सारे फॉर्मूले उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और एक बार हम पीवाईक्यूज देखेंगे। एक तरह से टेस्ट टाइप हो जाएगा आपका, पीवाईक्यूज लिखे हुए होंगे बोर्ड पे, आप लोग को अटेम्प्ट करना है बिना वीडियो, मतलब वीडियो स्टॉप करके पॉज करके, और मैं बाद में उसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा ना, तो वैसे आप समझ पाओगे चीजों को। क्लियर है सर। एक इंपॉर्टेंट सवाल इसमें रह जा रहा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया किसने था, श्रीधराचार्य ने, ठीक है। एक सवाल इसमें आता है द गोल्डन नंबर, ध्यान रखना मैथमेटिक्स के अंदर 1 + √5 डिवाइड बाई 2 इस चीज को गोल्डन नंबर कहते हैं सर, गणित के अंदर ये सवाल भी पूछा जाता है ना। हालांकि ये किताब में मेंशन नहीं, लेकिन हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में ही ये चीज मतलब पूछा जाता है कि गोल्डन नंबर क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना 1 + √5 डिवाइड बाई 2 को हम गोल्डन नंबर कहते हैं मैथ्स का। क्लियर है ना। ये एक्शन में फिबोनाची सीक्वेंस वगैरह से रिलेटेड होता है, इसको जरा बाद में इस पर चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, आप इसका नोट्स वगैरह बना लेना, चीजों कंप्लीट कर लेना। कुछ चीजें जो इसमें अगर रह भी जाती तो अपन जब रिवीजन करेंगे ना 1 2 3 4 5 में ऑब्वियस बात है कुछ चीज छूटेंगी तो उनको भी हम कवर कर लेंगे अपने रिवीजन करते टाइम, अपने 1 to 5 चैप्टर जब रिवीजन करेंगे उस टाइम हम कवर कर लेंगे। क्लियर सर। चलिए नोट्स बना लेना, पढ़ाई करते रहना है ना, बढ़िया से मन लगा के पढ़ना। बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, 16th डे हो गया अपने पास, 75 डेज ही थे अपने पास, ठीक है सर। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ना, बाय।